नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी सीजीएल डबलईओ पोस्ट के विषय में और उसके सिलेबस के विषय में डिस्कशन करूंगा मैं। अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला 5-7 मिनट मेरे साथ बिताइए आप। मैं एसएससी सीजीएल के थ्रू डबलईओ जो पोस्ट मिलती है उसकी जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको ये बताने वाला हूं कि डबलईओ का जो सिलेबस है, जो लिख के आता है नोटिफिकेशन में, और उसका जो डिटेल सब्जेक्ट प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को कैसे करते हैं। तो अगर मैं बात करूं डबलईओ पोस्ट की तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। जो डबलईओ पोस्ट है आपका, ये आपका एक गैजेटेड पोस्ट है। 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है और जब इस पे आप सेलेक्ट होते हो तो आपको 70,000 रुपए से ज्यादा सैलरी बनती है। सबसे ज्यादा सैलरी की अगर मैं बात करूं तो डबलईओ के पोस्ट में मिलती है। इसे बहुत आसानी से क्रैक किया जा सकता है और इसका जो एक अलग से पेपर होता है उसकी भी तैयारी बहुत आसानी से की जा सकती है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो लोगों के पास अवेलेबल ही नहीं होता है। इस वजह से सारे के सारे लोग जो है इस पोस्ट की तैयारी नहीं करते हैं। कई बार मन में एक डाउट रहता है कि कौन से लोग डबलईओ की तैयारी करें और कौन से लोग ना करें। ज्यादातर लोग समझते हैं कि अगर उनका कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है तो डबलईओ की तैयारी ना करें। यूजुअली इसका कंटेंट अवेलेबल नहीं है, इस वजह से लोग जो है डबलईओ की तैयारी नहीं करते हैं। अगर आप एक ग्रेजुएट बंदे एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डबलईओ की तैयारी कर सकते हैं। वो सारे के सारे बच्चे इस सबसे अच्छे पोस्ट, सबसे अच्छी सैलरी वाली पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हर छोटी छोटी वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें मैं डबलईओ के पोस्ट के विषय में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ इसके सब्जेक्ट को भी पढ़ाने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अपन डिस्कस करने वाले हैं डबलईओ के सिलेबस को लेके। तो अगर मैं बात करूं डबलईओ, तो सीजीएल मेंस के पेपर में, प्री सबके लिए कॉमन रहता है, मेंस के पेपर में डबलईओ का एक अलग से जो है पेपर होता है पार्ट 1 और पार्ट 2 के फॉर्म में। मतलब पार्ट ए बोलते हैं उसको और पार्ट बी बोलते हैं, और 100 क्वेश्चन आते हैं आपके। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें 80 नंबर की अकाउंटिंग आती है और 120 नंबर की इकोनॉमिक्स आती है। तो मैं पार्ट ए जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो हमारा फाइनेंस एंड अकाउंट्स के नाम से आता है। अगर फाइनेंस और अकाउंट्स को अगर आपको तैयार करना है तो आप मेरे बगल में जो है स्क्रीन देखते रहिए। यहाँ पे एक एक चैप्टर मैं आपको मेंशन करने वाला हूं 1 बाय 1। मेरे पास लैपटॉप में भी है जिसको मैं देख के आपको बताऊंगा, क्योंकि सारे चैप्टर्स याद रखना भी थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो चैप्टर 1 जो सबसे पहले आप पढ़ते हो अकाउंट्स में, तो अकाउंट्स की आप डेफिनेशन समझते हो। लेकिन जब आप डेफिनेशन समझना चालू करते हो, अकाउंट के विषय में जानकारी समझना चालू करते हो, तो पहला चैप्टर हमारा आता है सिंगल एंड डबल एंट्री। सिंगल एंड डबल एंट्री अकाउंटिंग का एक प्रोसेस होता है कि आप किसी भी बुक्स को कैसे मेंटेन करते हो। तो इसके 2 मेथड होते हैं। बहुत पुराना मेथड था सिंगल एंट्री सिस्टम, और मॉडर्न जो सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम है, ज्यादा एक्यूरेट सिस्टम होता है। तो पहला चैप्टर ही आपको सिंगल और डबल एंट्री सिस्टम पढ़ना पड़ता है। ये आपका बेस चैप्टर है जिससे आप अकाउंट्स के विषय में बेसिक जानकारी सीखते हो। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है वो बुक्स आप ओरिजिनल एंट्री है इस नाम से जानी जाती है, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 03 जो है वो बैंक रिकंसिलिएशन नाम से चैप्टर आता है, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 4 आपको जर्नल पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 05 आपको लेजर्स पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद चैप्टर आता है ट्रायल बैलेंस का, उसे पढ़ना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आता है, इसके बाद का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एक चैप्टर आएगा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। बैलेंस शीट के विषय में जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। जैसे मैं बैलेंस शीट की अगर थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको दूं, तो जैसे मैं कंपनी रन करता हूं माई पाठशाला, तो मुझे एनुअली अपनी बैलेंस शीट फाइल करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, ये बताने के लिए कि मैंने अपनी पूरी की पूरी कंपनी कैसे गवर्न की है, उसका अकाउंट कैसे चलाया है, उसमें कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, और मैंने किन किन मदों में अपने पैसे को खर्च किया हुआ है। ये पूरा का पूरा जो डिटेल आता है वो बैलेंस शीट पे आता है, और वो एक बैलेंस शीट देख के कंपनी की हेल्थ मॉनिटर की जा सकती है। कोई ये बोले मेरी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कोई कैसे मानेगा? वो नंबर्स को मॉनिटर करता है, और नंबर्स मॉनिटर करने के लिए वो बैलेंस शीट का डेटा ही सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है, उसमें सब कुछ क्लियर कट होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके अगले का जो चैप्टर आता है वो चैप्टर नंबर 10 है, और ये आपका आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बैलेंस शीट के अंदर एक बात आती है कि हम 2 तरीके के एक्सपेंडिचर करते हैं, कैपिटल करते हैं, एक रेवेन्यू करते हैं। उसके विषय में डिटेल अपने को समझना है। फिर अकाउंटिंग में जैसे हम कुछ एसेट्स बाई करते हैं, जैसे आपके सामने टेबल है, तो हमने टेबल 1 साल पहले बाई किया है और ये टेबल की कीमत आज के समय में डिप्रिशिएट होती है, तो हमें इसकी भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। ये डिप्रिशिएशन अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत आसान होता है। एक जनरल बंदा अगर आपको आम भाषा में ये सिखाएगा ना कि डिप्रिशिएशन अकाउंटिंग क्या होती है, किस तरीके से डिप्रिशिएशन अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है, कैलकुलेशन इसका कैसे होता है, तो बहुत आसानी से सीख लोगे। अगर आप अर्थमेटिक सीख रहे हो तो यार ये तो बहुत सिंपल सी बात होती है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज होती है कि आप वैल्यू करते हो कि आपके पास जो भी स्टॉक मेंटेन है, इन्वेंट्री मेंटेन है, उनकी ओवरऑल वैल्यू क्या है।
और इसके बाद बात करूं तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट आपको पढ़ने पड़ते हैं। इसके अंदर रिसिप्ट, पेमेंट्स, इनकम, एक्सपेंडिचर अकाउंट्स होते हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ना पड़ेगा और आखिरी चैप्टर होता है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 16 चैप्टर हैं टोटल आपके अकाउंट्स और फाइनेंस में, और ये टोटल जो आता है आपके एग्जाम में 80 मार्क्स का आता है। 16 चैप्टर 80 मार्क्स का वेटेज है, मतलब पार्ट ए का जो वेटेज है वो सिर्फ 80 मार्क्स का है। इसके कंपैरिजन में अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं, दूसरा पार्ट हमारा आता है इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, और इसके अंदर पहला चैप्टर होता है कैग। आपको कैग पढ़ना पड़ता है। कैग एक्चुअली आपकी एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, और आपको जब जॉब मिलती है तो कैग के अंदर ही मिलता है। तो जिस डिपार्टमेंट के अंदर आप जा रहे हो, कैग की जानकारी आपको होना चाहिए। कैग एक्चुअली वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे पैसे टैक्स के थ्रू कलेक्ट होकर गवर्नमेंट के पास जाते हैं, तो गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे खर्च करती है, तो कैग उसके अकाउंट्स को ऑडिट करती है। इसका मेन काम ही यही है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये अकाउंट को समझती है कि गवर्नमेंट ने जो पब्लिक के पैसे खर्च किए हैं वो सही है या सही नहीं है, उसके हिसाब से ये रिपोर्ट जो है प्रिपेयर करती है। कई बार आपने सुना है कि इतने का घोटाला हो गया, कैसे पता चलता है घोटाला? वो कैग की रिपोर्ट के बाद ही आता है। कैग रिपोर्ट निकालती है, ऑडिट करती है, बताती है कि इसमें इतना मार्केट के हिसाब से पैसा खर्च होना चाहिए था और गवर्नमेंट ने इससे ज्यादा पैसा खर्च कर रखा है, और वो पूरा ऑडिट करने के बाद पब्लिक डोमेन में अपने रिजल्ट को पब्लिश करती है, जिससे पता चल पाता है कि जो पैसा है पब्लिक का वो गलत तरीके से खर्च किया गया है, और अपने सुझाव गवर्नमेंट्स को देती है। तो ये आपको कैग के विषय में पूरा पढ़ना पड़ेगा, डिटेल है। और इसके बाद दूसरा आता है चैप्टर फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन वो बॉडी है जो सरकार को सुझाव देती है कि जो पब्लिक का फंड है वो कहां कहां हम खर्च कर सकते हैं, और डिटेल में आपको ये पूरा का पूरा बॉडी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आती है चैप्टर नंबर 03, जिसमें हम पढ़ते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहां से बात आती है इकोनॉमिक्स को समझना कि जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं उस पैसे को कैसे खर्च करें और कैसे उससे प्रॉफिट जनरेट करें और कैसे इकोसिस्टम को डेवलप करें जिससे वो पैसे का सर्कुलेशन हो सके। पैसा हम खाते तो है नहीं, खाते तो हम खाना है, भोजन है, पानी है, सामान है, कंज्यूम करते हैं, लेकिन पैसा क्या है? इन सभी चीजों को एक दूसरे के पास आने जाने का रोटेशन है, और इस पूरे सिस्टम को जो ये पूरा का पूरा गवर्न होता है ये इकोनॉमी के अंदर आता है। तो ये पूरा का पूरा इसकी बेसिक समझना पड़ेगा जो चैप्टर नंबर 03 में है, ठीक है ना। उसके बाद चैप्टर नंबर 04 जो हम पढ़ते हैं वो है मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, कि हम कैसे एक आम आदमी को समझे या हम कैसे समझे कि इकोनॉमिक कैसे गवर्न होती है। तो इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं इकोनॉमिक को समझने के लिए, उसके कई सारे प्रिंसिपल है जो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे आप। चैप्टर नंबर 5 में आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ते हो, जिसमें आपको समझाया जाता है कि प्रोडक्शन कैसे होता है, और बहुत सारे इसमें थ्योरीज होती है, फॉर्मूले होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, और ये थोड़ा मैथ्स के स्टाइल में होती है। मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे इसे बहुत एंजॉय करेंगे, जो है बहुत मजा भी आएगा। उसके बाद थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में आप सीखोगे कि कोई चीज हम प्रोड्यूस क्यों करते हैं, डिमांड है और सप्लाई कैसे मैनेज होती है, और बहुत मजेदार कंसेप्ट है इसमें। डिमांड एंड सप्लाई मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है। फिर हम इसके बाद पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी, ये इसके डेप्थ में हम इंटर करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं प्राइस, इनकम एंड इलास्टिसिटी। फिर चैप्टर 9 में हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर। फिर मार्सिलियन अप्रोच एक मेथड होता है जिसको हमें समझना होता है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच समझते हैं। फिर उसके बाद हम ये समझते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, ये चैप्टर नंबर 10 होता है। तो टोटल मिला जुला के आपको 26 चैप्टर पढ़ना है। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो चलो ठीक हो गया यार कि ये सारे के सारे पार्ट 1 हो गया, पार्ट बी हो गया, कुछ ऐसा हो जाए सर, कुछ ऐसा बता दो कि ये चैप्टर की और इन सब चीजों की तैयारी मजे मजे में हो जाए और आसानी से हो जाए। तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने इससे रिलेटेड एक पूरा का पूरा कोर्स बनाया है जो आप माई पाठशाला के ऐप पे जाके परचेज कर सकते हो, और उसके प्राइस बहुत कम होगा जो है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कोर्स परचेज नहीं करना चाहते हो तो भी आप परेशान मत हो, मैं छोटे छोटे वीडियोस जो कंसेप्चुअल सेक्शन है इसके वो सारे छोटे छोटे वीडियोस बनाने वाला हूं, और इस चैप्टर पे एक प्लेलिस्ट बना के 1 तारीख से अपलोड करने वाला हूं। आप इस चैनल पे रह के भी आप अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स की अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो अकाउंट और इकोनॉमिक्स 2 पार्ट है, इसको प्रिपेयर करने में पूछोगे कितना समय लगेगा, सही मायने में 90 आवर्स का इसका अच्छा खासा कोर्स होता है, और अगर बहुत डिटेल डेप्थ में पढ़ाऊं तो 120 घंटों के आसपास इसको पढ़ाने में लगेगा मुझे। और मुझे लगता है कि अगर आप 2 घंटे इसको रेगुलर पढ़ो तो 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर जो है आप इस कोर्स को अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हो। बहुत आसान भी है, बहुत आसानी से याद भी रह जाता है, लेकिन बस टीचर जो पढ़ाने वाला है ना वो थोड़ा मजेदार हो, जो आपको समझा पाए। और मुझे लगता है कि ये ना बहुत इजी सेक्शन है यार, लोग कहते हैं ये डिफिकल्ट है, एक बार आपने पढ़ना स्टार्ट किया ना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। थोड़ा जब अकाउंट्स में घुसते हैं तो प्रोफेशनल अकाउंटिंग आना चालू होती है, वहां पे अगर आपका बेस सही बिल्ड हुआ है तो आप सही से
इसे तैयार कर पाओगे। तो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं उन्हें ये ज्यादा आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन जो बीएससी वाले बच्चे हैं, जो बीटेक वाले बच्चे हैं, उनको मैथ्स अच्छी आती है तो ये समझना बहुत ज्यादा आसान है। बीए वाले बच्चे भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो इसे समझ पाएंगे। ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो डबल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बहुत आसान है अगर इसका कंटेंट अवेलेबल करा दिया जाए तो। आने वाली वीडियो में मैं डबल से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके बीच में लेके आने वाला हूं, ठीक है ना। और मैं माफी चाहूंगा कि बैकग्राउंड में थोड़ा मैं अपने घर के बाहर ऐसे शूट कर रहा हूं जो है वीडियो, तो पीछे कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आ जाती है। तो बाहर थोड़े पालतू कुत्ते हैं, तो जब कोई घर के आजू बाजू निकलता है तो थोड़ा शोरगुल रहता है। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोज में ये पीछे के जो साउंड है वो मिनिमाइज हो पाए और मैं आपको ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर जो है कंटेंट डिलीवर कर पाऊं, ठीक है। अगर आपको इस तरीके के बहुत अच्छे वीडियो चाहिए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक जो है लाइक का बटन जो है क्लिक कर दीजिएगा और नीचे अपना कमेंट जरूर डालिएगा ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोग मेरे से क्या उम्मीद करते हैं और क्या चीजें हैं। अगर आप डबल की तैयारी कर रहे हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करके जाइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है डबल सब्जेक्ट के प्रिपरेशन में। मैं टाइम के साथ इस चैनल पे आपको डबल से रिलेटेड पूरी मदद करने वाला हूं। आज की इस वीडियो में इतना ही।